अगर तुम्हें रोमन साम्राज्य के चरम पर कोलोसियम देखने का मौका मिले तो शायद तुम उसे तुरंत न पहचानो। लेकिन क्यों? क्योंकि आज जो हम देखते हैं वो कभी के विशाल भवन का बस आधा हिस्सा ही लगता है। इसका एक हिस्सा लगभग पूरा है, जबकि दूसरा हिस्सा जैसे कट गया है और पूरी तरह से गायब हो गया है। कई लोग सोचते हैं कि ये बस समय के साथ साधारण रूप से टूट गया है, लेकिन सच तो ये है कि हर गायब दीवार और हर पत्थर जो अब हमें नहीं दिखता, उसकी अपनी एक कहानी है। ये यूं ही अपने आप नहीं ढह गया। आज कोलोसियम की हालत क्यों है, ये समझने से पहले देखना होगा कि इसे बनाते समय कितना सुंदर था। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करना चाहता हूं। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। कोलोसियम का निर्माण सम्राट वेस्पासियन के समय लगभग 70 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये उनके बेटे सम्राट टाइटस के शासन में लगभग 8 साल बाद पूरा हुआ। आज तक इसे इतिहास में बनाए गए सबसे बड़े एम्फीथिएटरों में से एक माना जाता है। इसमें एक साथ 50,000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। इसका उपयोग ग्लैडिएटर की लड़ाइयों, शो और अन्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए किया जाता था। रोमनों के लिए यह सिर्फ एक अखाड़ा नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और संपत्ति का प्रतीक भी था। जब कोलोसियम नया था, तब इसका रंग आज जैसा ग्रे नहीं था जैसा अब दिखता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका बाहरी हिस्सा टिवोली से लाई गई सफेद चूना पत्थर से ढका हुआ था, इसलिए जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो इमारत दूर से चमकती दिखती थी। हैरानी की बात यह भी है कि इसे कैसे बनाया गया। रोमनों ने बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए मोटे सीमेंट पर निर्भर नहीं किया। बड़े बड़े पत्थर, इसके बजाय उन्होंने हर ब्लॉक को सावधानी से तराशा ताकि वे एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाएं। इसी वजह से पूरी संरचना बहुत मजबूत बनी। लेकिन उनकी तकनीक यहीं खत्म नहीं हुई। पत्थरों के अंदर भी उन्होंने बड़े लोहे के क्लैंप या लोहे के जोड़ने वाले हिस्से लगाए। यही एक ताले की तरह काम करता था, जो पास पास रखे ब्लॉकों को मजबूती से पकड़ता था ताकि वे आसानी से अलग न हो सकें। अनुमान है कि पूरे भवन में लगभग 300 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया। कोलोसियम के अंदर और भी ज्यादा हैरान करने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। अमीरों और ऊंचे अधिकारियों की सीटें संगमरमर की बनी थीं। कई मेहराबों में रोम के अलग अलग देवताओं और महत्वपूर्ण लोगों की मूर्तियां भी थीं। जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता था तो सूरज से बचाव के लिए एक बड़ा कपड़े का पर्दा लगाया जाता था, जिसे वेलारियम कहा जाता था। इसे अखाड़े के ऊपर फैलाया जाता था ताकि हजारों दर्शकों को छाया मिल सके। यह विशाल सिस्टम था जिसे रोमन नौसेना के कुशल नाविक चलाते थे। सीधे शब्दों में, कोलोसियम को कुछ दशकों के लिए नहीं, बल्कि सदियों तक टिके रहने और आने वाली पीढ़ियों के लिए रोमन साम्राज्य का प्रतीक बनने के लिए बनाया गया था। लेकिन चाहे इमारत कितनी भी मजबूत हो, एक समय आता है जब उसे अनपेक्षित समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, और वही इसकी धीरे धीरे बदलने की शुरुआत थी। इसके बावजूद जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, कोलोसियम का उपयोग पूरी तरह से बदल गया। ये अब ग्लैडिएटर्स का अखाड़ा नहीं रहा, इसके बजाय ये रोम के लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया। इसके बड़े मेहराबों के अंदर कई परिवार रहने लगे। कुछ लोगों ने वहां घर गोदाम बनाए। कोलोसियम का कुछ हिस्सा जानवरों और मध्य युग में धार्मिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। इमारत के बीच में जो पहले अखाड़ा था, वो भी बदल गया। समय के साथ यह मिट्टी और अन्य पुरावशेषों से ढक गया। कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इसके कुछ हिस्से बगीचे या खेती के लिए भी उपयोग हुए। अगर आप तब कोलोसियम जाते तो शायद तुरंत नहीं समझ पाते कि यह रोमन साम्राज्य का प्रतीक था। इसके बजाय यह एक छोटे से समुदाय जैसा लगता था, जहां परिवार रहते और काम करते थे। समय के साथ निवास के रूप में इस्तेमाल होने पर इमारत और भी खराब होती गई। अतिरिक्त दरवाजे या खिड़कियों की जरूरत पर वे मोटी दीवारों में छेद करते थे, जिससे संरचना के हिस्से धीरे धीरे कमजोर हो गए। कोलोसियम को पहले सुंदर बनाने वाले कई संगमरमर भी हटा दिए गए और उन्हें रोम के दूसरे भवनों में बार बार इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे ईंटों और लकड़ी से बनी दीवारें भी एम्फीथिएटर में जोड़ दी गईं, जिससे इसकी असली शक्ल बदल गई। मध्य युग में ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल का जो विचार आज हमारे पास है, वह उस समय आम नहीं था। उस समय के कई लोगों के लिए कोलोसियम सिर्फ एक मजबूत इमारत थी जिसमें रहा जा सकता था या जिससे सामग्री ली जा सकती थी।
ये स्थिति कई सौ सालों तक बनी रही। आज भी कोलोसियम के अंदर रहने के कुछ निशान पाए जाते हैं। पुरातत्वविदों ने चूल्हों के अवशेष और अन्य संकेत खोजे हैं जो ये दिखाते हैं कि कभी एम्फी थिएटर के अंदर लोग रहते थे। 12वीं सदी आते आते कोलोसियम की भूमिका और भी बदल गई। रोम के एक शक्तिशाली परिवार फ्रांजीपानी परिवार ने एम्फी थिएटर को अपनी रक्षा का हिस्सा बना लिया। उन्होंने इमारत के कुछ हिस्सों को मजबूत किया ताकि वो एक किले के रूप में काम कर सके। इससे कोलोसियम के कुछ हिस्से तुरंत नहीं गिरे, लेकिन जब रोम में सत्ता बदली तो इमारत की किस्मत भी बदल गई। इसे संरक्षित करने के बजाय कुछ लोगों ने कोलोसियम को उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर का एक विशाल स्रोत माना। यहीं से एम्फी थिएटर को और व्यवस्थित तरीके से तोड़ना शुरू हुआ। यह सिर्फ लोगों द्वारा की गई साधारण चोरी नहीं थी। विभिन्न समयों में कुछ अधिकारियों और पोपों ने खुद कोलोसियम से पत्थर निकालने की अनुमति दी ताकि उन्हें रोम के अन्य प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से एम्फी थिएटर का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे कम होता गया। यह सिर्फ किसी भूकंप या युद्ध की वजह से नहीं गायब हुआ। इसके बजाय इसके पत्थरों का इस्तेमाल शहर में चर्च, महल और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के निर्माण में किया जाता रहा और इसे कई सदियों में धीरे धीरे उखाड़ा जाता रहा। सीधे शब्दों में कहें तो कोलोसियम सिर्फ समय के साथ नष्ट नहीं हुआ, इसका बड़ा हिस्सा फिर से नई रोम का हिस्सा बन गया। यही कारणों में से एक है कि आज भी इसका केवल आधा ही मूल रूप में बचा हुआ है। इसके अलावा समय के साथ कोलोसियम का आकार और भी कम होता जा रहा है। ये किसी बड़े भूकंप या युद्ध के कारण नहीं, बल्कि रोज यहां से पत्थर धीरे धीरे हटाने के कारण है। हर बड़ा ट्रेवर्टीन ब्लॉक मजबूत है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब दूर से नया पत्थर निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए बिल्डरों के लिए पुराने एम्फी थिएटर से पत्थर लेना ज्यादा तेज और सस्ता है। इसी वजह से उस समय अक्सर लंबे बैलगाड़ियों को देखा जाता था जो कोलोसियम से बड़े बड़े पत्थर बाहर ले जाती थीं। इन्हें रोम में नए भवन बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक रोम के कई चर्च, महल और महत्वपूर्ण इमारतों में कोलोसियम के पत्थरों का उपयोग हुआ था। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में एक है सेंट पीटर की बेसिलिका, जहां एम्फी थिएटर से लाए ट्रेवर्टीन पत्थर इस्तेमाल हुए। रोम में एक प्रसिद्ध कहावत है, क्वेड नॉन फेकेरुंट बारबारी फेकेरुंट बारबारिनी, यानी जो बर्बर नहीं कर सके वह बारबारिनी ने किया। इसका मतलब है कि जो बर्बर लोग नहीं कर सके वह बारबरिनी परिवार ने किया। इसका यह मतलब नहीं है कि केवल उन्होंने ही कोलोसियम को तोड़ा। यह सिर्फ एक प्रसिद्ध कहावत है जो बारबरिनी परिवार और पोप अर्बन 8वें के समय 17वीं सदी में प्राचीन पत्थरों के व्यापक उपयोग की ओर इशारा करती है। लेकिन सिर्फ बड़े पत्थर ही महत्वपूर्ण नहीं थे। कोलोसियम के अंदर की संगमरमर की सजावट भी धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ को दोबारा दूसरी इमारतों में सजावट के लिए लगाया गया, बाकी को पीसकर चूने की भट्टियों में अनबुझा चूना बनाया गया। इसे रेत और पानी से मिलाने पर मोर्टार बनता है जो घरों, चर्चों व अन्य इमारतों के निर्माण में उपयोग होता है। सीधे शब्दों में कहें तो पहले जो कीमती संगमरमर कोलोसियम को सुंदर बनाता था वो अब साधारण सामग्री बन गया जिसे नई संरचनाओं के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। यही कारण है कि आज एम्फी थिएटर के अंदर लगभग कोई संगमरमर नहीं बचा है। जो हम देखते हैं वो मजबूत दीवारें और कंक्रीट का ढांचा है जो पहले चिकने पत्थरों और कीमती सजावटों से ढका हुआ था। अगर सोचें तो कोलोसियम का बड़ा हिस्सा वास्तव में गायब नहीं हुआ है, बस इसका रूप बदल गया है। कुछ पत्थर चर्चों का हिस्सा बन गए, कुछ पत्थर महलों का हिस्सा बन गए और कुछ संगमरमर उन इमारतों को जोड़ने वाला मोर्टार बन गया जिन्हें बाद में बनाया गया। आज कई सदियों बाद एक तरह से प्राचीन कोलोसियम रोम शहर के अलग अलग हिस्सों में अब भी जीवित है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर रोम में इतने सारे पुराने इमारतें थीं तो कोलोसियम ऐसी पुरानी इमारतों में से एक क्यों था जिनसे सबसे अधिक सामग्री ली जाती थी? इसका जवाब सीधा है, निर्माण में उपयोग पत्थरों की गुणवत्ता बहुत उच्च थी, इसलिए उस समय के बिल्डरों के लिए कोलोसियम से पत्थर लेना ज्यादा व्यावहारिक था बजाय इसके कि वे खदान से नया सामान लाना शुरू करें। कोलोसियम के धीरे धीरे कमजोर होने का एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण था उसकी दीवारों के अंदर छुपा हुआ लोहा। एम्फी थिएटर निर्माण में रोमन इंजीनियरों ने पत्थर के ब्लॉकों को जोड़ने के लिए लोहे की क्लैंप्स का उपयोग किया। इससे पूरी संरचना और भी मजबूत हो गई थी।
लेकिन कई सदियों के बाद लोहा एक महत्वपूर्ण सामग्री बन गया। मजदूरों ने धीरे धीरे दीवारों में छेद किए ताकि वे अंदर छिपे लोहे तक पहुंच सकें। जब वे लोहा निकाल लेते थे तो उसे फिर से पिघलाते थे और उससे कील, औजार और रोजमर्रा की दूसरी चीजें बनाते थे। आज भी कोलोसियम की पत्थरों में हजारों छोटे छोटे छेद देखे जा सकते हैं। कई पुरातत्वविदों के अनुसार इन छेदों का बड़ा हिस्सा तब बना जब उन लोहे की क्लैंपों को निकाल लिया गया जो पहले पत्थर के ब्लॉकों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती थीं। जैसे जैसे ज्यादा लोहा निकला, इमारत की मजबूती कम होती गई। कोलोसियम तुरंत नहीं गिरा, लेकिन समय के साथ जिन हिस्सों में पर्याप्त सहारा नहीं बचा था, उन्हें भूकंप, बारिश और भूस्खलन से नष्ट करना आसान हो गया। इसी के साथ पुराने एम्फीथिएटर के बारे में कई कहानियां भी फैलने लगीं। कुछ लोग मानते थे कि अंधेरे गलियारों में अतीत की आत्माएं मौजूद हैं। वहीं कुछ लोग रात के समय इसके आसपास से गुजरने से बचते थे। इन कहानियों का सच होना साबित नहीं हुआ, फिर भी वे प्राचीन रोम की लोक कथाओं में शामिल हैं। लेकिन ऐसी मान्यताएं होने के बावजूद इमारत को तोड़ने का काम पूरी तरह नहीं रुका। इसके पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल शहर की अलग-अलग परियोजनाओं में होता रहा। बड़ा बदलाव केवल 18वीं सदी में आया। पोप बेनेडिक्ट 14वें के समय में उन्होंने घोषणा की कि कोलोसियम की रक्षा की जानी चाहिए। वह उस परंपरा में विश्वास रखते थे कि रोमन साम्राज्य में कई ईसाई शहीद हुए थे। हालांकि कई आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि कोलोसियम के अंदर बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पर्याप्त नहीं है। इसके बावजूद वह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था। एम्फीथिएटर के अंदर क्रूस लगाए गए और पत्थरों को निकालना जारी रखने पर रोक लगा दी गई। यह सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक था जिसने कोलोसियम के पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने में मदद की। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो संभव है कि आज हम जो इमारत का हिस्सा देख रहे हैं उससे भी कम बचा होता। 19वीं सदी आते आते लोगों का उद्देश्य बदल गया। तोड़ने की बजाय वे अब शोध करने लगे। एरिना के नीचे पहली बड़ी पुरातात्विक खुदाई की गई। यहीं पर उन्होंने हाइपोजियम की खोज की, जो कि फर्श के नीचे छिपी हुई सुरंगों, कमरों और यंत्रों का एक बहुत बड़ा जटिल तंत्र था। यहीं पर ग्लैडिएटर, जानवर और उपकरणों को शो शुरू होने से पहले तैयार किया जाता था। यह रस्सी, पुली और लकड़ी के यंत्रों से चलने वाले लिफ्ट थे, जो जानवरों या सजावट को अचानक एरिना में उठा देते थे। उस समय के दर्शकों के लिए ऐसा लगता था जैसे शेर या दृश्य अचानक शो के बीच में ही प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे सैकड़ों मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं ताकि इस बेहद जटिल सिस्टम को चलाया जा सके। यहीं पुरातत्वविदों ने साबित किया कि कोलोसियम केवल एक बड़ा अखाड़ा नहीं था, यह रोमन इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति भी थी, जो बाद के दौर में इस्तेमाल हुई कई तकनीकों से सैकड़ों साल आगे थी। कोलोसियम के इतने सारे हिस्से आज तक बचे रहने का एक कारण है अखाड़े के नीचे छिपे हुए कमरे। एम्फीथिएटर का उपयोग बंद होने के बाद यह धीरे धीरे मिट्टी, पत्थरों और बीते समय के अन्य अवशेषों से ढक गया। पहली नजर में यह बेकार लगता है, लेकिन सच में इसने प्राकृतिक सुरक्षा दी, क्योंकि एरिना के नीचे की कई सुरंगें मिट्टी से ढकी थीं। वे दीवारों की तुलना में कम क्षतिग्रस्त हुईं, जो बारिश, हवा, भूकंपों और पत्थर निकालने वाले लोगों के सामने खुली थीं। इसलिए जब कई सदियों बाद पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई, तो एरिना के नीचे मौजूद कई यंत्र अब भी पाए गए। आज भी यहां आने वाले लोग उस जटिल भूमिगत प्रणाली के हिस्से देख सकते हैं जो कोलोसियम के शो चलाती थीं। लेकिन इतिहासकारों ने एक और सवाल पर भी लंबे समय तक विचार किया है। ऐसा क्यों है कि कोलोसियम का सिर्फ एक हिस्सा लगभग पूरी तरह से गायब हो गया है? अगर आज इस इमारत को देखें तो उत्तरी हिस्सा ज्यादा सलामत और दक्षिणी हिस्सा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है। शुरुआत में लोगों में कई अटकलें थीं। कुछ इसे श्रापित मानते थे तो कुछ का मानना था कि इसे जानबूझकर गिराया गया। आधुनिक इंजीनियरों और पुरातत्वविदों के अनुसार व्याख्या इससे ज्यादा सरल है। कोलोसियम को नुकसान पहुंचाने वाला कोई एक कारण नहीं था, इसे प्रकृति और इंसान दोनों ने नष्ट किया। सबसे पहले कोलोसियम जिस जगह पर बनाया गया था, वहां पहले एक कृत्रिम झील थी जो सम्राट नीरो के महल का हिस्सा थी। निर्माण शुरू करने से पहले रोमनों ने पहले झील को सुखाया और बहुत गहरी नींव बनाई। उनकी इंजीनियरिंग बहुत शानदार थी, लेकिन इसके बावजूद
इमारत के अलग-अलग हिस्सों के नीचे जमीन की हालत अलग-अलग रही। इसके बाद कई सदियों तक इटली के मध्य भाग में एक के बाद एक भूकंप आते रहे। इतिहासकारों के अनुसार कोलोसियम को सबसे बड़ा नुकसान 9वीं सदी और खासकर 14वीं सदी में आए भयंकर भूकंपों के बाद हुआ। हर भूकंप के साथ दीवारों में दरारें बढ़ती गईं। पहले ही बहुत लोहा और पत्थर निकालने से संरचना और कमजोर हो गई। ये एक बड़ी मेज जैसी है जिससे सारे पेंच धीरे धीरे निकाल दिए जाएं। फिर भी शुरुआत में मजबूती से खड़ी रहती है, लेकिन जैसे जैसे और ज्यादा सहारे हटते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जब वो अपना खुद का वजन भी नहीं उठा पाती। यही कोलोसियम के साथ भी हुआ। ये एक ही दिन में नहीं गिरा, ये कई सदियों तक धीरे धीरे कमजोर होता गया, जब तक कि बाहरी दीवार का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ढह नहीं गया। इन सब के बावजूद एम्फीथिएटर का बड़ा हिस्सा अब भी खड़ा है, और यही कारण है कि आज भी कोलोसियम को पूरी दुनिया में रोमन इंजीनियरिंग के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक माना जाता है। कई सदियों तक कोलोसियम लगातार कमजोर होता गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग पत्थर निकालते रहें, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इतने विशाल भवन की देखभाल और रखरखाव के लिए पर्याप्त लोग नहीं बचे थे। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे एम्फीथिएटर के रखरखाव के लिए जरूरी धन और संगठन खत्म हो गए। सैकड़ों साल बीत गए जब लगभग कोई बड़ा मरम्मत कार्य नहीं हुआ। फिर रोम के इतिहास में सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक आया। 1349 में एक शक्तिशाली भूकंप ने इटली के मध्य भाग को हिला दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस भूकंप के कारण कोलोसियम की बाहरी दक्षिणी दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। नुकसान बहुत बड़ा था। इमारत के चारों ओर हजारों पत्थर के ब्लॉक गिर गए। तब से कोलोसियम का पहले जैसा परफेक्ट गोल आकार फिर कभी नहीं बन पाया। यही वजह है कि चारों ओर इतने सारे पत्थर के ब्लॉक बिखरी हुई हैं। आने वाले कई सदियों में उन पत्थरों में से बहुतों का फिर से इस्तेमाल रोम के अलग अलग इमारतों के निर्माण में किया गया, क्योंकि इन्हें लेना दूर खदानों से नया पत्थर निकालने से आसान था। इसी के साथ इमारत के बचे हुए हिस्सों में से लोहे और अन्य कीमती सामग्रियों को भी निकालना जारी रहा। भूकंप, उखाड़े जाने और समय के साथ साथ धीरे धीरे कोलोसियम का वह रूप बन गया जो हम आज देखते हैं। ध्यान देने योग्य है कि इसका एक हिस्सा सलामत है, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बचा। कई लोग हैरान हैं कि इसे दोबारा क्यों नहीं बनाया गया। इसका कारण इतना आसान नहीं है। सदियों के दौरान कोलोसियम एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। संरक्षण विशेषज्ञों ने नई सामग्री से पुनर्निर्माण के बजाय इसके बचे मूल हिस्से को संरक्षित करने का विकल्प चुना। 19वीं सदी में लगातार ढहने को रोकने के लिए बड़े स्तर पर पुनर्स्थापन परियोजनाएं शुरू हुईं। अगर आप आज कोलोसियम को देखें तो आप बाहरी दीवार के कुछ हिस्सों में ईंटों से बने बड़े सहारे देख सकते हैं। ये रोमन लोगों की मूल डिजाइन का हिस्सा नहीं थे। इन्हें इंजीनियरों ने शेष संरचना को सहारा देने और दीवारों के पूरी तरह गिरने से रोकने के लिए जोड़ा था। आज भी इंजीनियर और संरक्षण विशेषज्ञ कोलोसियम की स्थिति की लगातार निगरानी करते रहते हैं। वे नियमित रूप से दरारों, नींव और दीवारों की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़ा रहे। सीधे कहें तो आज का कोलोसियम सिर्फ प्राचीन रोम का अवशेष नहीं है, यह भी इस बात का प्रमाण है कि लगभग 2000 साल से खड़ी एक इमारत की देखभाल करना कितना कठिन है, जिसे आज भी पूरी दुनिया सराहती है। आज तक कोलोसियम की देखभाल अब भी पूरी नहीं हुई है। इसके खोए हुए आधे हिस्से को फिर से बनाने की बजाय संरक्षण विशेषज्ञों ने असली हिस्सों की रक्षा को बेहतर समझा। विभिन्न समयों पर उन्होंने गिरती दीवारों को ईंटों और अन्य साधनों से मजबूत किया। अगर आप आज कोलोसियम देखने जाएंगे तो आपको इमारत के कुछ हिस्से रंग और सामग्री में अलग दिखेंगे। वे असली रोमन निर्माण का हिस्सा नहीं हैं। ये हिस्से बहाली के दौरान जोड़े गए ताकि पुरानी दीवारों को सहारा मिल सके और गिरने से बचाया जा सके। वर्तमान में इंजीनियर और संरक्षण विशेषज्ञ अभी भी पूरी इमारत की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वे नियमित रूप से दरारों, नींव और पत्थरों की हलचल की जांच करते हैं ताकि अगर किसी हिस्से को मरम्मत की जरूरत हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। उनका उद्देश्य कोलोसियम को नया बनाना नहीं, बल्कि
उसके शेष मूल इतिहास को संरक्षित करना है। पुनर्स्थापन परियोजनाओं के दौरान पुरातत्वविदों को नई खोजें मिलती रहती हैं। कई बार रोम के अन्य हिस्सों में निर्माण या नवीनीकरण के दौरान प्राचीन पत्थर मिल जाते हैं। जब प्रमाण मिलते हैं कि ये पत्थर कोलोसियम या किसी प्राचीन इमारत से हैं, तो इन्हें सावधानी से अध्ययन किया जाता है ताकि शहर का इतिहास बेहतर समझा जा सके। यह भी याद दिलाता है कि पहले प्राचीन इमारतों की सामग्रियों का खूब उपयोग होता था। कोलोसियम से जुड़ी एक और मशहूर कहावत भी है। कहा जाता है कि भिक्षु वेनेरेबल बेडे ने 8वीं सदी में यह वाक्य लिखा था, जब तक कोलोसियम खड़ा है, रोम भी बना रहेगा। जब रोम गिरेगा, दुनिया भी गिरेगी। ये कोई भविष्यवाणी या दुनिया के अंत के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि ये रोम के एक महान सभ्यता के केंद्र के रूप में महत्व का प्रतीकात्मक बयान है। और लगभग 2000 वर्षों तक एक बात सच रही, रोमन साम्राज्य गिर गया। राजा, पोप और सरकारें बदलती रहीं, युद्ध, भूकंप और तरह तरह की आपदाएं आईं, लेकिन कोलोसियम का बड़ा हिस्सा अब भी खड़ा है। जब हम इसे आज देखते हैं, तो हम सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं देखते, हम लगभग 2000 वर्षों का इतिहास देखते हैं, जो हर पत्थर में खुदा हुआ है। हम भूकंप के निशान देख सकते हैं, हम वो हिस्से देख सकते हैं जहां से लोहा और संगमरमर निकाला गया था। हम देख सकते हैं कि अलग अलग पीढ़ियों ने बची हुई संरचना को बचाने के लिए कौन कौन सी मरम्मत की थी। और शायद यही असली वजह है कि कोलोसियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये इसलिए नहीं कि ये अब भी परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि यह साफ दिखाता है कि इंसान की सबसे महान कृति भी समय, प्रकृति और खुद इंसानों से नष्ट हो सकती है। लेकिन यह भी दिखाता है कि जब कोई पीढ़ी अपने इतिहास की रक्षा करने का फैसला करती है, तो इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का मौका अब भी रहता है। इसलिए जब हम कोलोसियम के खंडहर देखते हैं, तो सिर्फ रोमन साम्राज्य के अवशेष नहीं देखते, हम इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण याद दिलाने वाली बातों में से एक को देख रहे हैं। किसी सभ्यता को सिर्फ उसकी बनाई इमारतों से नहीं, बल्कि उन इमारतों से भी आंका जाता है जिन्हें उसने भविष्य के लिए बचाने और संरक्षित करने का फैसला किया। फिर भी सबसे अद्भुत बात ना तो कोलोसियम का आकार है और ना ही यहां लड़ी गई लड़ाइयों की संख्या। वास्तव में अद्भुत इसकी दुनिया पर आज तक बनी हुई प्रभाव है। अधिकांश आधुनिक स्टेडियमों की अवधारणा सबसे पहले कोलोसियम में दिखी थी। उदाहरण के लिए, इसका गोल आकार दर्शकों को कहीं भी बैठने पर स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है। ये प्रणाली कई देशों में फुटबॉल स्टेडियम, बेसबॉल स्टेडियम और कॉन्सर्ट एरिना के लिए प्रेरणा बनी। हजारों लोगों को जल्दी अंदर लाने और बाहर निकालने का तरीका भी सबसे पहले रोमन इंजीनियरों ने बेहतर किया था। उनके पास 2 दर्जन प्रवेश द्वार और सीढ़ियां थीं, जो भीड़ से बचने के लिए बनाए गए थे। आज भी कई आधुनिक वास्तुकार बड़े स्टेडियम बनाने में इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। कोलोसियम की एक और हैरान करने वाली बात है, जिसके बारे में कम ही बताया जाता है। सिर्फ इमारत ही नहीं, बाकी चीजें भी बहुत उन्नत थीं। इतने ज्यादा दर्शकों का प्रबंधन भी तारीफ के काबिल था। रोमन साम्राज्य के समय में यह लगभग 50,000 से 80,000 लोगों को समायोजित कर सकता था। ये उस समय और सीटों की व्यवस्था पर निर्भर करता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लोग यूं ही अंदर नहीं जाते थे। उनके पास वैसा ही सिस्टम था जैसा आज के आधुनिक स्टेडियमों में है। हर दर्शक के लिए तय प्रवेश द्वार और सीट थी। प्रवेश द्वारों व सीढ़ियों पर नंबर थे, ताकि सभी जल्दी सही सेक्शन पहुंच सकें। इमारत के अच्छे डिजाइन की वजह से हजारों लोग बिना ज्यादा भीड़भाड़ के अंदर जा सकते थे और बाहर आ सकते थे। ये उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से आज भी वास्तुकार कोलोसियम के डिजाइन का अध्ययन करते हैं। सभी दर्शकों की जगह भी एक जैसी नहीं थी। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके सीट से ही तुरंत पता चल जाती थी। एरिना के सबसे पास वाली सीटें सम्राट, सीनेटर और अन्य उच्च अधिकारियों के लिए थीं। ऊपरी हिस्से में साधारण नागरिक बैठते थे, जबकि सबसे ऊपरी हिस्सा आमतौर पर उन महिलाओं के लिए आरक्षित था जो शाही परिवार से नहीं थीं, और सबसे गरीब नागरिकों के लिए। सीटों को देखकर प्राचीन रोम के समाज की संरचना तुरंत समझ में आ जाती है। रोमनों का एक और अद्भुत आविष्कार था विशाल कपड़े का धूप से बचाने वाला आवरण, जिसे विलारियम कहा जाता था। जब मौसम बहुत गर्म होता था, तो इसे एरिना के बड़े हिस्से के ऊपर फैला दिया जाता था, ताकि दर्शकों को छाया मिल सके।
यह कोई छोटा सा तंबू नहीं था, यह बहुत बड़ा था और मोटे कपड़े के अलग अलग टुकड़ों से बना था, जो रस्सियों और खंभों से कोलोसियम के ऊपर बांधे जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार रोमन नौसेना के कुशल नाविकों को इस प्रणाली को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती थी, क्योंकि वे समुद्र में बड़े पाल और जटिल रस्सियों को संभालने में माहिर थे। जब ऊपर बैठे हजारों लोग तमाशा देख रहे थे, तब एरिना के नीचे सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। वे ग्लैडिएटर नहीं थे, में बढ़ई, मैकेनिक, जानवरों की देखभाल करने वाले और अन्य मजदूर थे जो पूरे शो को चलाते थे। शेर या जंगली जानवर को अचानक बाहर लाने के लिए वही लोग लकड़ी की लिफ्ट और पुली से उसे एरिना के नीचे से ऊपर लाते थे। जब मंच की सजावट बदलनी होती थी तो वही लोग ये काम भी करते थे। सीधे शब्दों में कहें तो जब लोग ऊपर शो देख रहे होते थे तो उनके पैरों के नीचे एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन चुपचाप चल रहा होता था। एक और चौंकाने वाली बात थी कि कोलोसियम में इतने जंगली जानवर लाए गए थे। इतिहासकारों के अनुसार शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा और यहाँ तक कि जिराफ भी रोमन साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों से लाए गए थे। कुछ जानवर उत्तरी अफ्रीका व मध्य पूर्व से लाए गए थे। इन जानवरों की यात्रा बहुत कठिन थी। इन्हें रोम पहुंचने से पहले जहाजों और गाड़ियों के जरिए लाया जाता था। यह सिर्फ ये दिखाता है कि उस समय रोमन साम्राज्य की शक्ति और उसके संबंध कितने व्यापक थे। आज दसियों लाख लोग कोलोसियम देखने के लिए अलग वजह से आते हैं। अब वे लड़ाइयां देखने नहीं आते, वे वहां जाते हैं ताकि वे प्राचीन दुनिया की महान कृतियों में से एक को देख सकें। शायद यही कोलोसियम के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव है। वो स्थान जो कभी शक्ति और खूनी मनोरंजन का प्रतीक था, अब इतिहास, संस्कृति और प्राचीन इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया है, जिसे आज भी पूरी दुनिया सराहती है।